बायोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। क्या होता है सेल? हिंदी में कहते हैं कोशिका। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे सभी सेल के बने होते हैं। उनकी शुरुआत ही सेल से हुई है। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। तो जाइगोट क्या है? सेल है। सिर्फ एक सेल है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जाइगोट। उसी जाइगोट से एक पूरी बॉडी बन जाती है, चाहे वो प्लांट की हो या फिर वो एनिमल की हो। मतलब जितने भी प्लांट और एनिमल और इवन प्रोकैरियोटिक सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर है वे सब लोग सेल के ही बने हैं। मतलब सेल ही स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल ही फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये चीज इस पर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, उन सब की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। इस बात को सील्डन और स्वान ने अपनी सेल थ्योरी में भी कहा है। सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं। सेल डिस्कवरी, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सेल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की खोज की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कहाँ की थी? कॉर्क टिश्यू के अंदर। अब ये कॉर्क टिश्यू क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा सूखे पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर एक छाल जम जाती है, सूखी छाल जो होती है उनके तने पर, वो सूखी छाल जो होती है उसी को कहते हैं कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने एक किताब बनाई थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। किताब का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ये इनकी बुक का नाम है। इस माइक्रोग्राफिया में सिर्फ डायग्राम थे, डायग्राम ही डायग्राम, और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने 1665, उससे पहले एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लिविनहॉक को आप जानते हो, नाम सुना होगा, आप जानते तो नहीं होंगे। लिविनहॉक भी इनके समकालीन है। लिविनहॉक इनसे काफ़ी प्रभावित थे और ये लिविनहॉक से काफ़ी प्रभावित थे। रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था और वे सभी चीज़ें जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है, वे सभी चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें रॉबर्ट हुक ने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखी। और वो जो कुछ भी देखते थे ना उसकी ड्राइंग करते थे, उसकी चित्र बना लेते थे। वही सारे चित्र इस माइक्रोग्राफिया किताब में उन्होंने दिए हैं। तो ये माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसी माइक्रोग्राफिया किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क टिश्यू में खोजा था। कॉर्क टिश्यू का मतलब वही सूखी छाल। तो वो सूखी छाल उन्होंने अपने उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखी और वहां पर उनको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नजर आया, इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको नजर आए। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर उनको नजर आए। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखे तो ये ठीक वैसे ही थे जैसे बौद्ध भिक्षु जो होते हैं ना, वो जिस गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, वहां रहते हैं ना, सेम वैसे ही थे वो। और जिस घर में वो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उस घर को कहते हैं सेलुला। वहीं सेलुला से ये शब्द लिया गया, कौन सा? सेल। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि सेल शब्द किसने दिया? तो सेल जो शब्द है, टर्म सेल, ये भी किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने। और कहां से दिया है? एक लैटिन वर्ड है सेलुला, वहां से दिया है। क्लियर हुई कहानी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। सॉरी, सेल डिस्कवरी तो हुई, सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अगर कभी पूछा गया तो वही पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी? दो वैज्ञानिक हैं, सील्डन और शॉन ने। और ये क्वेश्चन जो है स्पेलिंग देख लेना, ऐसे ही कुछ है, सील्डन और शॉन, सॉरी SCHWAN। अब ठीक है, सील्डन और स्वान ने ये दिया था सेल थ्योरी। और ये कब दी थी? ईयर के साथ क्वेश्चन आता है। ईयर था 1838 से लेके 1839। ये 38-39 का क्या मतलब है? सील्डन जो थे ना ये प्लांट सेल पर काम कर रहे थे और स्वान जो थे वो एनिमल सेल पर काम कर रहे थे। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पर रहकर अलग अलग सेल्स पर काम कर रहे थे। लेकिन जब इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी रिसर्च को शेयर किया तो पता चला कि इनके रिजल्ट एक है, रिसर्च भी एक है। तब इन्होंने ये सेल थ्योरी दी और सेल थ्योरी में कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो सिर्फ देखने में एक दूसरे से अलग होते हैं, बाकी बने सब एक ही सेल के होते हैं, एक ही प्रकार के सेल के बने होते हैं। ठीक, सेल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। और इन्होंने ही कहा था कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये सारी अंदर की बातें हैं सेल थ्योरी की, वो आपको उससे मतलब नहीं रखना। आप बस इतना याद रखो कि सेल थ्योरी किसने दिया था? सील्डन और स्वान ने 1838 से 1839 में। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। एक वैज्ञानिक है यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो।
इनका क्या योगदान है? रुडोल्फ विर्चो सबसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया और एक नई थ्योरी दी जिसका नाम है सेल लिनेज थ्योरी। सेल लिनेज थ्योरी। एक्चुअली में इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दी थी सेल थ्योरी में। इन्होंने कहा था कि जो सेल होते हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। जैसे कि ये सेल है, ये जाइगोट है मान लो, ठीक है। इस जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, फिर उसमें डिवीजन हुआ, फिर 2 सेल बने। मतलब जो एक नया सेल बनेगा वो हमेशा पहले से मौजूद एक सेल से ही बनता है। सेल आर ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से जो मौजूद सेल है वही दूसरा सेल बनाएगा। सेल कहीं आसमान से नहीं टपकता। ये बात किसने कही? रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि सेल ही हेरिडिटी यूनिट होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ जाती है वो सेल ही होती है। ये सब किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। तो इन्होंने कहा कि सेल क्या है? सेल इज दी हेरिडिटी यूनिट, ठीक। अब बात करते हैं अपन को छोटे और बड़े की। छोटे और बड़े में बताओ, पूछ लेते हैं सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन सा है? तो सबसे छोटा ऑर्गेनेल है राइबोसोम, याद कर लेना, रट लेना। दूसरा पूछ लेते हैं सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है? अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें आती हैं। वैसे तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। अब लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट किस में है? प्लांट के अंदर। अब चूंकि हम प्लांट की बात करेंगे, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, लेकिन अगर एनिमल में पूछ ले कि बताओ एनिमल में कौन सा होता है, तो एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होता ही नहीं है। तो फिर एनिमल में नंबर 1 पे कौन आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं प्लांट की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया 2nd नंबर पर है, क्लोरोप्लास्ट 1st नंबर पर है। एक पूछ लेते हैं कि बताओ लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है सेल का? यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल की बात नहीं हो रही है, लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? तो लार्जेस्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियस, ठीक। एक पूछ लेते हैं बताओ स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है माइक्रोफिलामेंट, ठीक। ये चीज़ें नजर आ गई। अब पूछ लेते हैं सेल के ऊपर कि सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल। तो उससे पहले ये जान लो कि सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जितने भी प्लांट और एनिमल है वे सब यूकैरियोट में आते हैं। आप लोग कौन हो? यूकैरियोट हो। प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ये सब कौन होते हैं? आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो एक तरफ तो लिख दो प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ लिख लो यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं? प्लांट और एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं? आपके बैक्टीरिया, ठीक। यहां पर पूछ लेते हैं कि बताओ सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है? सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल होता है माइकोप्लाज्मा। नाम सुना होगा आपने इसको, PPLOB कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल होता है स्पाइरुलियाना, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोट में भी पूछते हैं बताओ सबसे छोटा यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? तो वो होता है ऑस्टियोकोकस। कौन सा होता है? ऑस्टियोकोकस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं कि बताओ लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। देखा है आप लोगों ने, शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, तो वो जो अंडा है ना वो एक ही सेल का है, वो यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक सबसे बड़ा कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग। प्लांट की अगर हम बात करें, पूछ लेते हैं कि बताओ लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है? तो लार्जेस्ट प्लांट सेल है आपका एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया, इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। छाते जैसा दिखता है ये, ठीक है, छाते जैसा दिखता है। इसका डायमीटर जो 10 सेंटीमीटर, सोचो एक अकेला सेल 10 सेंटीमीटर बड़ा। पूछ लेते हैं सबसे छोटा प्लांट सेल बताओ, स्मॉलेस्ट प्लांट सेल, तो वो है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आपको पता है सिंगल सेल्ड प्लांट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये अकेला ऐसा प्लांट है इस पृथ्वी पर जिसके पास एक ही सेल है, क्लेमाइडोमोनास, जबकि प्लांट के अंदर करोड़ों लाखों अरबों सेल होते हैं। ये अकेला ऐसा प्लांट है जिसके पास सिर्फ एक सेल है, क्लेमाइडोमोनास, और सबसे छोटा भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले कि बताओ स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है,
तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा माइकोप्लाज्मा होगा। अब उसने क्या पूछा, स्मॉलेस्ट सेल पूछा। अब सेल तो दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोट भी है, यूकैरियोट भी है, कौन सा पूछा हमें क्या पता। अगर वो सिंपल पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल तो आंसर लगा देना माइकोप्लाज्मा, और अगर वो पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं है, तो भी आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा ही होगा। ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट सेल पूछ ले तो भी माइकोप्लाज्मा लगाना है, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल तो भी माइकोप्लाज्मा ही लगाना है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है जब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल। अब बताओ, अब माइकोप्लाज्मा नहीं होगा, अब आंसर होगा इसका बैक्टीरिया। ये बातें आपको याद रखनी है। एक पूछ लेते हैं कि लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा होता है, सबसे लंबा प्लांट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। लार्जेस्ट तो आपका एसिटाबुलेरिया अम्ब्रेला प्लांट छाते जैसा होता है, 10 सेंटीमीटर एक सेल का डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट पूछा सबसे लंबा, तो वो है आपका फाइबर ऑफ रेमी। फाइबर ऑफ रेमी, फाइबर ऑफ रेमी, वो मेरिया नीविया जिसको बोलते हैं, 55 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। सोचो, मतलब एक तरह का फाइबर है, तो फाइबर तो लंबे ही होते हैं, तो 55 सेंटीमीटर लंबा फाइबर होता है, और एक फाइबर मतलब एक सेल के बराबर है, वो एक सेल ही होता है। तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, फाइबर ऑफ रेमी। बॉटनिकल नेम वोमेरिया नीविया, कंटेंट में लिख दूंगा, सारी चीज़ें देख लेना। 55 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। ठीक है, ये तो बात की हमने किसकी, छोटे और बड़े की। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट आप लोगों ने सुना है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, ये दो शब्द हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म है। देख लो, ये बताता हूं। अपन बात करते हैं सीधे सेल की। सेल के अंदर अपन को तीन चीजें पढ़नी है। एक तो उसकी बाउंड्री पढ़नी है, बाउंड्री में दो चीजें आती हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। फिर उसके अंदर का साइटोप्लाज्म पढ़ना है, साइटोप्लाज्म में पूरे सेल ऑर्गेनेल आते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को भी देखेंगे। तो जब क्रोमोसोम पूरा कंप्लीट कर लोगे तो अपनी सेल बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अब सेल। एक प्लांट सेल बनाते हैं अपने यहाँ पर। और बना दो। ठीक, देखो यहाँ पर तीन चीजें हमको बात करनी है। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया क्या दो शब्द होते हैं, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट, उनको देख लो। एक होता है प्रोटोप्लाज्म और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। यहाँ से एक तो वैज्ञानिक पर क्वेश्चन आता है। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो वैज्ञानिक थे, परकिंजी उन्होंने दिया था, परकिंजी वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ये शब्द दिया था। प्रोटोप्लास्ट जो शब्द है ये वैज्ञानिक थे, हेंस्टीन, इन्होंने दिया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल के अंदर का जितना भी लिविंग मटेरियल है, जितना भी लिविंग जूस है, इस सेल के अंदर जो कुछ भी है ना, चाहे इसका न्यूक्लियस हो, क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे उसके अंदर राइबोसोम हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये पूरा वैक्यूल हो, इसका साइटोप्लाज्म हो, वो सब कुछ क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर एक सेल में से मैं सेल वॉल को हटा दूं, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, वो होता है क्या आपका प्रोटोप्लास्ट। इसलिए प्रोटोप्लास्ट को क्या कहते हैं, नेकेड सेल, नेकेड प्लांट सेल। जिसमें से सेल वॉल हटा दी हो तो वो जो सेल प्लांट बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर तीन चीजें हमको पढ़नी है। एक तो इसकी मेम्ब्रेन, बताओ कितनी मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, दो दिख रही हैं। एक तो ये है बाहर वाली
इसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल। और एक है ये अंदर की जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों चीज़ें देख लो। सेल वॉल पर सबसे पहला क्वेश्चन, ये सेल वॉल किसने दी थी, तो वो है आपके रॉबर्ट हुक। सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था और सेल वॉल शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है, मरी हुई होती है। कोई भी प्लांट हो उसकी बाहर की जो लेयर होती है वो हमेशा सेल वॉल ही होती है। मतलब सेल वॉल जो होती है वो हमेशा आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहरी लेयर हमेशा कौन सी होती है, सेल वॉल ही होती है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनती है। किसकी बनती है, सेलुलोज की। दो तरह की और होती हैं सेल वॉल, एक होती है बैक्टीरिया के अंदर जहां सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकन की, चाहे तो आप लिख लो पेप्टिडोग्लाइकन, और एक होती है फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर, जहां सेल वॉल बनती है काइटिन की। सिर्फ 3 प्रकार की सेल वॉल इस पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है। एक प्लांट के अंदर जो सेलुलोज की बनती है, एक बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, इसको म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, म्यूरिन। और तीसरी फंगस के अंदर जो काइटिन की बनती है। ठीक है, इसलिए काइटिन जो होता है ना, इस काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज भी कह सकते हैं। ठीक, इतनी बातें याद रखो सेल वॉल के बारे में, खत्म, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। अब आ जाओ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमेशा इनर लेयर होती है किसी भी प्लांट सेल की। एनिमल के अंदर तो आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि एनिमल के अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं होती। चाहो तो इसको भी लिख लो, सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर होती है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप बैक्टीरिया को रखो, प्लांट में रखोगे या एनिमल में रखोगे, बैक्टीरिया को क्या मानते हैं आप, प्लांट या एनिमल, तो आप उसको हमेशा प्लांट मानोगे। क्यों मानोगे, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। फंगस को क्या मानोगे, प्लांट या एनिमल, फंगस को भी प्लांट ही मानोगे। हालांकि बैक्टीरिया के लिए अलग एक किंगडम बन गया है, किंगडम प्रो, ठीक है, प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा, और फंगस के लिए अलग बन गया किंगडम माइकोटा। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन आ जाए कि भाई बैक्टीरिया को क्या माना जाए, प्लांट या एनिमल, तो आप उसको प्लांट मानोगे क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। फंगस को क्या माना जाए, प्लांट या एनिमल, तो आपको एनिमल वो प्लांट मानना पड़ेगा क्योंकि फंगस के पास भी सेल वॉल है। अगर मेरे पास सेल वॉल होती तो मैं भी प्लांट होता, भले मैं दिखने में आदमी जैसा हूँ, इंसान जैसा हूँ, एनिमल हूँ, लेकिन अगर सेल वॉल होती तो मैं भी प्लांट ही होता। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो प्लांट तो जो सेल वॉल जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर ही होती है, एनिमल में कभी भी सेल वॉल नहीं होती। जिस एनिमल के पास अगर सेल वॉल होगी तो वो एनिमल भी प्लांट ही माना जाएगा। ये आप हमेशा याद रखना इस पॉइंट को, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है कि सेल वॉल है तो वो प्लांट होगा। ठीक, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल के अंदर आउटर मोस्ट होती है, लेकिन प्लांट के अंदर इनर लेयर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जीवित होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है, थिकनेस की अगर हम बात करें तो थिकनेस 50 से लेकर 50 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम की होती है। और हम जनरली अगर हम बात करें तो 75 एंगस्ट्रॉम आप यहाँ पर 250 नहीं 215 एंगस्ट्रॉम की होती है। 75 एंगस्ट्रॉम आप लोग याद रखना, इसको मत याद रखो, आप याद रखो ये 75 एंगस्ट्रॉम होती है सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस ऑन एन एवरेज। पतली पूछ लेते हुए सबसे पतली सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, तो ये जो आप देख रहे हो ना इसको कहते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। और वैक्यूल की ये जो लेयर है ना इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और इसकी सेल थिकनेस होती है 50 एंगस्ट्रॉम, जो कि सबसे पतली होती है, थिनेस्ट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पतली सेल मेम्ब्रेन किसकी होती है, तो वो वैक्यूल की होती है, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, 50 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए हैं। जैसे ओवरटन ने 1902 में दिया था, डेप्सन और डेलिन ने 1935 में दिया था, उसके बाद रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था, फिर सिंगर और निकोल्स ने अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया 1973 में। आपको 2-3 याद रखने हैं बस। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम याद रखो और कुछ मत रखो। एक तो आप रखो यहाँ पर सैंडविच मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि सैंडविच मॉडल जो है वो किसने दिया था। सैंडविच कौन से मॉडल हैं जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, तो एक है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल ने क्या बताया वो छोड़ो, सैंडविच मॉडल जो है वो किसने दिया, बस इतना याद रखो। वैज्ञानिक हैं डेप्सन और डेनिली। कब दिया था, 1935 में, याद रख लोगे। एक है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। ठीक, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मॉडल से नहीं आता, क्वेश्चन पूछते हैं यूनिट मेम्ब्रेन से कि यूनिट मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया था, तो वो रॉबर्टसन ने दिया था। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, फ्लूइड
मोज़ेक मॉडल, क्योंकि यही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आज की डेट में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है तो वो आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ही बताओगे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया था? 1973 में। यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? सेल वॉल के बारे में इतने पॉइंट याद रखो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतने पॉइंट याद रखो। अब बात करते हैं अपन लोग, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होती है मिडिल लैमेला और एक होती है आपकी प्लाज्मोडेस्माटा। ये तो सिर्फ एक सेल की बात हुई, प्लांट के अंदर तो बहुत सारे सेल होते हैं। मतलब ऐसा ही एक सेल यहाँ पर भी होगा, ऐसा ही एक सेल यहाँ पर होगा। जैसे कि मान लो ये दो सेल हैं, ठीक है। इन दो सेल के बीच में इनको जोड़ने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लो घर में अपन ईंटों से घर बनता है तो दो ईंटें आपस में किससे जुड़ती हैं? सीमेंट से जुड़ती हैं। ऐसे ही एक प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल हैं, तो वे सेल आपस में कैसे जुड़ते हैं? ठीक है, तो दो सेल को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर भी सीमेंट मटेरियल होता है, ठीक है। और उस सीमेंट मटेरियल को कहते हैं हम लोग मिडिल लैमेला, ठीक है। और ये मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। ये बात आप लोग याद रखो। मतलब मिडिल लैमेला जो है वो कब पाई जाएगी? जब मल्टी सेलुलर प्लांट होगा, मतलब जहां पर दो सेल कम से कम होंगे तभी तो मिडिल लैमेला की जरूरत है। अगर एक सेल है तो वो किससे जुड़ेगी? मतलब मिडिल लैमेला की जरूरत ही नहीं है। अगर एक ईंट कहीं रखी है तो उस पर सीमेंट लगाने की जरूरत क्या है? सीमेंट कब लगाई जाएगी? जब दो या दो से अधिक ईंटें हो उनको जोड़ने के लिए। तो अगर एक सेल है तो मिडिल लैमेला की कोई जरूरत नहीं है। मिडिल लैमेला कहाँ होगी? जहां पर दो से अधिक सेल होंगे, मतलब मल्टी सेलुलर प्लांट होगा। दूसरा होता है कि क्या इन दोनों सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर एक्सचेंज होने के लिए एक पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर चाहिए यहाँ पर, और उस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये भी आप लोग याद रखें। मतलब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? एक ट्यूब लाइक चैनल है, एक टनल है जो दो सेल के बीच में होता है। और सेल भी कौन से होने चाहिए? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब जैसे कि ये दोनों एडजेसेंट हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सेल और बनाऊँ तो क्या ये दोनों एडजेसेंट है? नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट कौन होंगे? ये दोनों, जैसे 1 2 3। तो एडजेसेंट कौन सा है? 1 और 2 एडजेसेंट है, 2 और 3 एडजेसेंट है। 1 और 3 कभी भी एडजेसेंट नहीं होंगे, मतलब जो पास पास वाले होते हैं वो। यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है वो एडजेसेंट सेल में होती है, इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर कभी ऐसा नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बीच में होगा। एक सेल यहाँ बना लो तो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में कभी नहीं होगा। इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब आ जाओ साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले देखो आप माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं अपन सीधे सीधे। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, उनको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया? हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो था कॉलिकर ने इन दी स्ट्रिप्ड मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है अल्टमान को, ठीक है। उस वक्त जब अल्टमान ने इसको डिस्कवर किया तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द था ही नहीं, तो अल्टमान ने इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था इसको? बायोप्लास्ट। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2017 में जो RHEO का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था? अल्टमान ने। ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? C. बेंडा ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? वो बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। देखो दो मेम्ब्रेन है इसके पास, एक आउटर है और एक इनर है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। एक चीज़ और मैं आपको भी बता देता हूँ, ये बात आई है तो पूरे सेल में केवल 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। 3 चीज़ें, एक तो क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है और तीसरा न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है। ये 3 ऐसे हैं जिनके पास कितनी मेम्ब्रेन है?
2 मेम्ब्रेन है, हमेशा याद रखो, ठीक है। राइबोसोम अकेला ऐसा है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनके पास है 2 मेम्ब्रेन। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा जितने भी बचते हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो, ठीक है, अपना लाइसोसोम हो, अपना वैक्यूल हो, सबके पास एक एक मेम्ब्रेन है, ठीक। 1 मिनट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होते हैं? आपके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस को कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा था, वो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ बनता है? इसी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और ये कितनी होती है? 80 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक की होती है, ठीक। यहाँ पर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, उसने एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर बनाया। आप देख रहे हो उंगली जैसा स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टी। इसको क्या कहते हैं अपन लोग? क्रिस्टी। ध्यान रखना, ठीक है। इस क्रिस्टी के ऊपर आप देख रहे हो ऐसे पिन हेड जैसे पार्टिकल है, पिन लगी हुई हैं। तो इस क्रिस्टी के ऊपर जो पिन हेड जैसे पार्टिकल है ना, कहाँ पर? क्रिस्टी के ऊपर। ये इनको क्या बोलते हैं? F1 F0 पार्टिकल। इनको क्या बोलते हैं? F1 F0 पार्टिकल। और इनको ऑक्सीसोम पार्टिकल भी कहा जाता है। इन पार्टिकल को डिस्कवर किया था फर्नांडेज मोरेन ने, ये याद रखना, ठीक है। ETS जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो यहीं पर होती है, जहाँ पर NADH2 से ATP बनते हैं। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो ये किसने डिस्कवर किया था? आपका फर्नांडेज मोरेन ने। अब ये जो अंदर वाला आप देख रहे हो, इसी क्या है? इसका साइटोप्लाज्म, लेकिन इसे साइटोप्लाज्म नहीं कहते, इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या कहते हैं? उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है? DNA है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर DNA होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में जो DNA है ना, ये DNA सर्कुलर नहीं होता, ये DNA होता है लीनियर। सर्कुलर DNA किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो, ये किस बात का प्रूफ है? ये इस बात का प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है। और माइटोकॉन्ड्रिया पाया किस में जाता है? हम लोगों में। इसका मतलब हम लोग भी कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज बंदर तो हैं, लेकिन बंदर भी कहीं ना कहीं से आए होंगे। मतलब इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल से बाद में यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुए। वो ओरिजिन ऑफ लाइफ का टॉपिक है, कभी मिलेगा टाइम तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो सर्कुलर DNA इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये सर्कुलर स्ट्रैंडेड कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, ध्यान रखना। ये होता है कैसा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम भी इसके अंदर होते हैं, वो भी कैसे? 70S टाइप के। ये चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और क्या है? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ATP मिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया ATP मिल पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है, क्रेब्स साइकिल, ETS सब कुछ यहीं पर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ATP भी यही बनाता है, इसलिए इसको ATP मिल बोलते हैं। ATP होगा तभी पावर मिलेगी, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब एक सेल के पास सेल होने के लिए क्या चाहिए? उसको अपनी मेम्ब्रेन चाहिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, उसको अपना DNA चाहिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। सॉरी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में ही एक सेल की तरह काम कर रहा है। भाई सेल होने के लिए क्या चीज चाहिए? बाउंड्री चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, और न्यूक्लियस मतलब उसको DNA चाहिए और राइबोसोम चाहिए। तो राइबोसोम भी इसके पास है प्रोटीन बनाने के लिए, DNA भी इसके पास है, और ये इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन भी है। मतलब ये अपने आप में एक सेल है। और पाया कहाँ जाता है? सेल के अंदर ही। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन अ सेल भी कहा जाता है, सेल के अंदर सेल, ठीक है। अपना खुद का DNA है, अपनी सारी एक्टिविटी को जो कंट्रोल पूरी तरह से नहीं करता। 50% एक्टिविटी अपने खुद के DNA से कंट्रोल करता है और बाकी की 50% एक्टिविटी इसकी न्यूक्लियस के DNA से कंट्रोल होती है। इसीलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। कंप्लीट ऑटोनॉमस नहीं है
ये कैसा है, सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस समझते हैं ना, जिसके अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपने खुद के पूरा कंट्रोल होता है, जैसे अपना ICAR ऑटोनॉमस बॉडी है, इसरो ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है, क्योंकि आधी चीज़ें इसके खुद के DNA से कंट्रोल होती हैं और आधी चीज़ें न्यूक्लियस के DNA से कंट्रोल हो जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फंक्शन तो वही है इसका रेस्पायरेशन, जिसमें क्रेब्स साइकिल और ETS आता है। इसके अलावा प्लांट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जब DNA या जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। नॉर्मली कौन सा जेनेटिक मटेरियल जाता है, न्यूक्लियस का, लेकिन जब साइटोप्लाज्म का चला जाए तो उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे। अब साइटोप्लाज्म के पास कौन सा DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है, और DNA की प्रॉपर्टी है, DNA अगर है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाएगा। तो ये वाला DNA भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसलिए उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये अपना एक पूरा टॉपिक है, इसको कोरेंस ने डिस्कवर किया था मिराबेले चलापाक के अंदर, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया पूरा हो गया। और देख लेते हैं यहाँ पर अपन वेट। क्या है भाई, एक मिनट। अब बात कर ले, चलो किसकी बात करते हैं, गोल्जी बॉडी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी साफ कर लेते हैं। देखो गोल्जी बॉडी सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं। गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया, वैज्ञानिक थे कैमेलियो गोल्जी। कैमेलियो गोल्जी ने उल्लू और बिल्ली, ऑल और कैट के नर्व सेल में, जो नर्व होती है ना, हमारे अंदर भी नर्व्स होती है, सबके अंदर नर्व्स होती हैं, तो जो उल्लू और बिल्ली की नर्व सेल थी उसमें सबसे पहली बार गोल्जी बॉडी को देखा था। किसने, कैमेलियो गोल्जी ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था, C. गोल्जी। उन्हीं को सम्मान देने के लिए उसका नाम रख दिया क्या, गोल्जी बॉडी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि एक प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, तो प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी को कहा जाता है डिक्टियोसोम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गोल्जी बॉडी जहाँ कहीं पर भी होगी उसके सराउंडिंग में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। जैसे ये रही गोल्जी बॉडी, इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। उस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है। जोन ऑफ एक्सक्लूजन मतलब होता है गोल्जी बॉडी के सराउंडिंग वाला एरिया जहाँ पर कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी एक तो लाइसोसोम बनाती है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी एक तो सेलुलोज बनाती है, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है। इसके अलावा मैक्रोमोलिक्यूल्स भी गोल्जी बॉडी ही बनाती है। ये 3-4 चीज़ें आपको गोल्जी बॉडी के बारे में याद रखनी है, इससे ज़्यादा गोल्जी बॉडी के बारे में याद करने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाद में एक प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जहाँ जहाँ पर गोल्जी बॉडी होगी अलग अलग शेप में होगी। एक पॉलीमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि वो अपने शेप को चेंज करता रहे, वो पॉलीमॉर्फिक हो गया। गोल्जी बॉडी कैसा है, लिख लो भले ही, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब जैसे गोल्जी बॉडी यहाँ पर है तो ये इस शेप में है, अगर यही गोल्जी बॉडी यहाँ पर होगी, दूसरी गोल्जी बॉडी अगर कोई होगी तो वो अलग शेप की होगी, उसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। ये तो बात की किसकी, गोल्जी बॉडी की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, चलो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको गार्नियर ने सबसे पहली बार देखा था, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, तो वैज्ञानिक है पोर्टर।
वैज्ञानिक का नाम क्या है? पोर्टर। पोर्टर ने ही डिस्कवरी की थी, या डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, और पोर्टर ने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द दिया था। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में पाए जाते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ का मतलब क्या है? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम है, इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और ये कौन से वाले होते हैं? 80S राइबोसोम, तो उनको बोलेंगे अपन क्या? रफ। और जिनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है उनको बोलते हैं क्या हम? स्मूथ। तो जो स्मूथ वाले होते हैं ना वो लिपिड का स्टोरेज करते हैं और उसका सिंथेसिस करते हैं, और जो रफ वाले होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में इसलिए काम करेंगे क्योंकि उसके पास राइबोसोम है, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो राइबोसोम है ना ऐसा होता है, 2 यूनिट इसके अंदर होती हैं इस तरह से। ठीक, और ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो 2 यूनिट जो होती है ना इसको बोलते हैं लार्ज यूनिट और इसको बोलते हैं स्मॉल यूनिट। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर किस यूनिट से जुड़ता है? ये लार्ज यूनिट से जुड़ा हुआ है। और कौन से प्रोटीन यहाँ पर काम करते हैं? तो 2 प्रोटीन होते हैं यहाँ पर, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन है राइबोपोरिन फर्स्ट एंड राइबोपोरिन सेकंड। ये दोनों याद रखना, राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकंड 2 ग्लाइकोप्रोटीन है जिनकी मदद से राइबोसोम की बड़ी यूनिट इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच होती है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म। अब आ जाओ लाइसोसोम। लाइसोसोम जैसे कि गोल्जी बॉडी ने बनाया था लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम में क्या है? देखो लाइसोसोम जो एक्चुअली में है, एक क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किसने किया। हालांकि लाइसोसोम को देखा तो सबसे पहली बार नोविकोफ ने था, लेकिन डिस्कवरी का नाम आ जाए या शब्द का नाम आ जाए तो आंसर लगा देना आप डी डुबे। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी और ये टर्म दोनों ही किसने दिए हैं? डी डुबे ने दिए हैं। लाइसोसोम का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस। इसके अंदर बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम होते हैं। एसिड हाइड्रोलेसिस एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर लाइसोसोम नहीं होता। तो वहाँ पर लाइसोसोम का काम कौन करता है? वैक्यूल। यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे अपने एंजियोस्पर्म क्रॉप वाले जो प्लांट हैं अपने, तो हायर प्लांट के अंदर लाइसोसोम की जगह पर क्या होता है? वैक्यूल होता है। ये वैक्यूल ही लाइसोसोम का काम करता है। किसमें? हायर प्लांट्स में। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी लाइसोसोम नहीं होते। वहाँ पर कौन काम करता है? आपने देखा होगा बैक्टीरिया के पास भी क्या होते हैं? 2 स्ट्रक्चर होती हैं, एक होती है सेल वॉल और एक होता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेस है ना इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस ही काम करती है लाइसोसोम की तरह। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर हुआ? ये लाइसोसोम जो होता है वो पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर वाला होता है, मतलब ये अपने शेप को चेंज करता रहता है। अभी आप देखोगे तो कुछ अलग शेप का होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसका शेप फिर से चेंज हो जाएगा। ये होता है पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर। और क्या चीज़ें हैं? छोटी छोटी सी ये सारी चीज़ें निपटाते हैं। देखो राइबोसोम की बात करते हैं। चलो राइबोसोम, 2-4 चीज़ें। राइबोसोम शब्द किसने दिया? पैलाडे ने। राइबोसोम शब्द किसने दिया था? आपका पैलाडे ने। देखो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है? 80S। ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है? 70S। इसमें भी 2 यूनिट होती हैं और यहां पर भी 2 सब यूनिट होती हैं। ये सब यूनिट आपको याद करनी पड़ेंगी, यहां से क्वेश्चन आता है। तो यहां पर 80S में कौन सी होती है? 60S प्लस 40S। अब आप तो कहो सर प्लस करके तो 100 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको गणित नहीं लगाना, आपको मैथमेटिक्स का यूज़ मत करना, ये यूनिट के नाम है।
ठीक है, ये बताया था ना मैंने इस तरह से, ये एक लार्ज यूनिट होती है कि स्मॉल यूनिट होती है। जैसे ये लार्ज यूनिट है तो 60s वाली होगी और ये 40s का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर भी 2 यूनिट होती है 50s प्लस 30s। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि 70s में 2 यूनिट कौन सी होती हैं, 50 प्लस 30। अपन लोग क्या करते हैं कन्फ्यूज, 50 प्लस 30 मतलब 80 हो गया, तो अपन लोग यहाँ से गलती कर जाते हैं। 60 प्लस 40 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 80s वाली यूनिट बनाते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम बनते कहाँ से हैं, राइबोसोम बनते हैं आपके न्यूक्लियोलस से। इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम कहाँ से बनते हैं, न्यूक्लियोलस से, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान रखना, प्रोटीन फैक्ट्री और राइबोसोम फैक्ट्री में कंफ्यूज मत होना। प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन बनाने वाला, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। राइबोसोम फैक्ट्री मतलब राइबोसोम को बनाने वाला, और राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। क्लियर हुआ। अब आ जाओ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। मिटाई देते हैं इसको अब। इस बार इंक कहां से लाए भाई, तो परमानेंट इंक जैसा काम कर रही है। चलो देखो हो गया साफ। ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी क्योंकि मैं वीडियो में एडिटिंग नहीं करता हूँ। कोई आएगा तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, पानी पीऊँगा तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, लाइट चली जाएगी वो भी आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अपन अब किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्लास्टिड। प्लास्टिड में फिर एक क्लोरो, चलो पहले इसको हटा ही देते हैं। पहले बात कर लेते हैं किसकी, प्लास्टिड की। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, साइंटिस्टों के नाम पूछे जाए तो प्लास्टिड शब्द हिकल ने दिया था। मेयर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको ऑटोप्लास्ट कहा था। ठीक है, क्लोरोप्लास्टिड शब्द आपका इरेरा ने दिया था। ये सारी चीजें कंटेंट में मिल जाएंगी। क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया यहाँ से साइंटिस्ट के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया के साइंटिस्ट से जरूर क्वेश्चन आ चुका है, वो भी मैंने आपको बताया था, अल्टमान वाला। अल्टमान ने उसको नाम दिया था क्या, बायोप्लास्ट। तो 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। क्लोरो का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल से बना है। और ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, कलर। और कलर किसकी वजह से होते हैं, हमेशा पिगमेंट की वजह से होते हैं। समझ में आ गया। मतलब क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये स्टोर करता है पिगमेंट को। जैसे कि रेड कलर, चिली का रेड कलर होता है, टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, इसी क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ठीक, ये बात हो गई। अब आ जाओ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है, ग्रीन कलर का। ये भी कैसा है, कलरफुल है। केवल ग्रीन कलर का ही नहीं होगा बस, ग्रीन कलर का केवल अकेला कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। और इसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है। ये 3 टाइप का होता है। ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। अब कौन सा फूड मटेरियल स्टोर करेगा, उस बेसिस पर 3 टाइप के। अगर फैट को स्टोर करता है तो इसको बोलेंगे अपन क्या, एलाइप्लास्ट। ठीक है, अगर प्रोटीन को स्टोर करता है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एल्यूरोप्लास्ट। सॉरी,
प्रोटीन को स्टोर करने पर क्या बोलते हैं भाई इसको? एल्यूरोप्लास्ट तो अपना होता है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, चेक करने दो कन्फर्मेशन। वही कंप्यूटर ओपन करो ज़रा, क्या चीज़ है इसमें? एल्यूरोप्लास्ट, सही है एकदम, बिल्कुल सही कहा मैंने। प्रोटीन को स्टोर करेगा तो क्या बोलेंगे इसको? एल्यूरोप्लास्ट। हाँ, यहाँ पर कन्फ्यूज़न था कि अगर स्टार्च को स्टोर करता है तो इसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे उतना कन्फ्यूज़न दूर होगा। आपको क्या लगता है कि मुझे सब कुछ आता है क्या? मुझे भी पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये याद होते हैं। तो फैट को स्टोर करेगा तो एलाइप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट, और स्टार्च को स्टोर करेगा तो अमाइलोप्लास्ट। तीनों को याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट बताया था, तीन ही ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। इसके बीच की जो है ना, इसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल का था, यहां पर इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस नाम के लिए याद रख लो। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? दो चीज़ें, दो कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। ये क्या चीज़ बना रहा हूं मैं? ये होते हैं थाइलाकॉइड। एक को बोलते हैं क्या? थाइलाकॉइड, सिर्फ एक को बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे को तो बोलते हैं ग्रेना। इस पूरे को क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये थाइलाकॉइड हो गया। दूसरा जो पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यही स्ट्रोमा के अंदर होती है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं रूबिस्को एंजाइम, जो कि 16% होता है टोटल क्लोरोप्लास्ट के। बताया था मैंने आपको फोटोसिंथेसिस जब पढ़ रहे थे कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना प्रोटीन होता है वहाँ पर 16% प्रोटीन अकेला रूबिस्को का होता है। तो सोचो पूरे सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, पूरी प्लांट बॉडी में कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, और उसके अंदर कितना रूबिस्को एंजाइम होगा। इसलिए रूबिस्को एंजाइम पर एक क्वेश्चन आता है कि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है, या कहो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो रूबिस्को है। इसी रूबिस्को के इसी स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसी स्ट्रोमा में डीएनए होता है, और वो भी कैसा? सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसके डीएनए को डिस्कवर किया था रिसॉन प्लॉट ने। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए था उसको डिस्कवर किया था नास एंड मार्गरेट ने। कंटेंट में लिखा हुआ है, वहाँ से आप याद कर लेना। ठीक है, तो दो ग्रेना है, दो ग्रेना को जो आपस में जोड़ता है इसको बोलते हैं फ्रेट चैनल। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेट चैनल। ये भी क्या है? ग्रेना है। ठीक, यहां पर क्या होता है? ये जो थाइलाकॉइड देख रहे हैं ना, इस थाइलाकॉइड के ऊपर होते हैं आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्या है? आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। ये पूरी एक यूनिट में होते हैं, अकेले नहीं होते, इनकी एक पूरी यूनिट होती है। उस पूरी यूनिट को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक यूनिट। उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट। और फोटोसिंथेटिक यूनिट को कहा जाता है यहाँ पर क्वांटासोम। क्वांटासोम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वांटासोम के अंदर यूजुअली कितने क्लोरोफिल होते हैं? तो लगभग 230 के समथिंग क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और किसने डिस्कवर किया है इसको? पार्क एंड बेगिंस ने इसको डिस्कवर किया है। क्लियर हुआ? फोटोसिंथेसिस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। इसके अलावा इसके पास भी डीएनए है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, मतलब ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में काम करता है। ये तो हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट। इतनी बातें आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पढ़ना हो तो और दूसरी वीडियोस जो है मेरी यूट्यूब की, वो मैं नीचे दे दूंगा उनकी लिंक, वहाँ से और डिटेल में पढ़ लेना आपको पढ़ना हो तो। नहीं तो इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से। वेट, क्लियर हुआ ये सब? अब आ जाओ न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तीन ही तो है ऐसे जिनके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, तो न्यूक्लियस भी कैसा होता है आपका? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसके अंदर होता है आपका ये क्रोमेटिन नेट, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेट। बाद में यही कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है। इसी क्रोमेटिन नेट में तो होता है क्या? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसी क्रोमेटिन नेट के अंदर होता है। ये है इसका साइटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसी को बोलते हैं कैरियोलिम्फ। इसी कैरियोलिम्फ, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वगैरह होती हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तो प्रोटीन पाए जाते हैं, दुनिया भर के जो एंजाइम्स हैं डीएनए रेप्लिकेशंस के, ट्रांसक्रिप्शन के, वो सभी इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट शुगर। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पाए जाते हैं? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस पे एक क्वेश्चन आता है कि ये शब्द किसने दिया है? तो वो दिया है आपका वोमन ने। और डिस्कवर किसने किया है? तो वो किया है फोंटाना ने। शब्द किसने दिया है? वोमन ने। और डिस्कवर किसने किया है? फोंटाना। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किसने किया है? आपका फोंटाना ने। और शब्द किसने दिया है? वोमन ने। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये क्या बनाता है? राइबोसोम फॉर्मेशन। ये क्या करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। ओहो, बार बार क्या प्रॉब्लम है? तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये साइंटिस्ट के नाम याद रखना आपको। न्यूक्लियोलस की शब्द किसने दिया? वोमन ने। और डिस्कवर किसने किया है? फोंटाना ने। क्रोमेटिन नेट पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं वैज्ञानिक पर। क्रोमेटिन नेट शब्द किसने दिया है? तो वो है आपके फ्लेमिंग। ठीक, अब यहां पर ये जो क्रोमेटिन नेट है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो अंदर अंदर वाला पार्ट है ना, ये होता है आपका यूक्रोमेटिन। ये पाया जाता है बेसिकली सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में। और बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये आपका, ये पाया जाता है बेसिकली अपना पेरीफेरी में, मतलब सेल की बाउंड्री में और न्यूक्लियस के बाउंड्री में बाहरी तरफ पाया जाता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। और बीच वाला पार्ट जो होता है वो यूक्रोमेटिन होता है। जब इनका एक्चुअली मतलब इनको डिफाइन किया गया है इनके स्टेनिंग के बेसिस पर। जब इनको कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, उस बेसिस पर इसको डिफाइन किया गया है। जब इसको कलर करते हैं तो ये लाइटली स्टेन करता है, मतलब कलर कम लेता है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि लाइटली स्टेन्ड वाला कौन सा होता है? यूक्रोमेटिन। और जो गहरा रंग लेता है, डार्कली स्टेन्ड वाला जो है वो आपका है यूक्रोमेटिन। ठीक है, ये जो यूक्रोमेटिन होता है ना, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। इसी वजह से इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन बहुत एक्टिव होता है, मतलब ये एक्टिव पार्ट है। जेनेटिकली एक्टिव कौन सा होता है? यूक्रोमेटिन होता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से ये कैसा होता है? लेस एक्टिव होता है। ये अंतर है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में। क्लियर हुआ? न्यूक्लियस में इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये मोर देन सफिशिएंट है न्यूक्लियस, इससे ज़्यादा। ठीक, अब इससे अंदर पढ़ेंगे अपन क्या? इसका क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। क्रोमोसोम देखो, ये रहा अपना क्रोमोसोम। डायग्राम में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्रोमोसोम के अंदर देखो, क्रोमोसोम को सबसे पहली बात कि क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया?
वैज्ञानिक का नाम स्ट्रॉसबर्गर, याद करें। अच्छा, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तो बताना ही भूल के लिख लेना। न्यूक्लियस को, हालांकि न्यूक्लियस को सबसे पहली बार देखा तो लिविनहॉक ने था मछली की आरबीसी में। हालांकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन वो इंसानों की आरबीसी में नहीं होते, मछलियों के आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। तो मछलियों के आरबीसी में सबसे पहली बार लिविनहॉक ने न्यूक्लियस को देखा था, लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट लिविनहॉक को नहीं दिया जाता। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्चिड सेल के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्चिड सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की? स्ट्रॉसबर्गर ने। मतलब डिस्कवरी से क्वेश्चन आ जाए तो आंसर लगाओगे क्या? स्ट्रॉसबर्गर। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? तो शब्द दिया था वॉल्डेयर ने। शब्द किसने दिया था आपका? वॉल्डेयर ने। ये याद रखना आप लोग, ठीक। क्रोमोसोम जो है ना, यही सब कुछ है। इसी क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं जीन। ये क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इस प्रोटीन में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है, अभी देखेंगे अपन। क्रोमोसोम के अंदर सबसे अच्छा फेज जो है, इसको स्टडी करने के लिए बेस्ट स्टेज की अगर हम बात करें, बेस्ट स्टेज जो है इसको फॉर दी स्टडी, क्रोमोसोम को अगर आपको स्टडी करना हो, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना हो, तो सबसे अच्छा फेज जो है वो माना जाता है आपका मेटाफेज। कौन सा? मेटाफेज। क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है, सबसे मोटा होता है, सबसे थिकेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट। इसलिए क्रोमोसोम को सबसे अच्छा, वो क्रोमोसोम को अगर स्ट्रक्चर को स्टडी करनी है, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम कहते हैं कैरियोटाइप। क्या कहते हैं इसको? कैरियोटाइप। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते, बताओ कैरियोटाइप को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी फेज कौन सी है? तो वो है आपकी मेटाफेज। अगर हमको क्रोमोसोम का साइज पढ़ना हो तो साइज को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी फेज होती है एनाफेज। ये डायरेक्ट रटने वाली चीजें, इनको रट लेना। मेटाफेज पर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो मेटाफेज स्टेज में स्टडी करें। मेटाफेज मतलब क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। तो कैरियोटाइप को स्टडी करना है तो मेटाफेज स्टेज में आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम एक प्रॉपर शेप ले लेता है और वहाँ पर दो आर्म्स होते हैं, एक ये ऊपर वाला हाफ, एक नीचे वाला हाफ। इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड, ठीक है। और ये दोनों आपस में किससे जुड़ते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये एक तरह का सकरा वाला हिस्सा आता है, ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब एक सकरा हिस्सा यहां पर भी है, तो चूंकि ये प्राइमरी है तो इसको बोल देते हैं क्या? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं क्या? आपके क्रोमेटिन फाइबर, जिनको हम लोग क्रोमोनीमा या क्रोमेनीमेटा कहते हैं। वेजिडोविस्की ने उसका शब्द दिया है, कंटेंट में लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा, या फिर कहो क्रोमोनीमा, ठीक है। एक ही बात है, एक प्लूरल शब्द है, एक सिंगुलर शब्द है, क्रोमोनीमेटा या क्रोमोनीमा, ठीक भाई। इसी के ऊपर पाए जाते हैं कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं क्रोमोमियर। तो हम बात करते हैं किसकी? सेंट्रोमियर की। ये सेंट्रोमियर जो होता है वो अपर हाफ और लोअर हाफ, मतलब क्रोमेटिड को आपस में जोड़ता है। कौन? सेंट्रोमियर। सेल डिवीजन मैंने आपको पढ़ाया था, यूट्यूब पर वीडियो पढ़े, देखना, अभी और पढ़ाऊंगा मैं इसमें भी। सेल डिवीजन में क्या होता है, जब एनाफेज स्टेज आती है तो क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होते हैं, और सेपरेट कौन करता है उनको? स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर जिस जगह पर जुड़ता है ना, वो कौन सी जगह है? ये सेंट्रोमियर है। लेकिन एनाफेज स्टेज में ये सेंट्रोमियर को सेंट्रोमियर नहीं कहते, वहां पर इसका दूसरा नाम होता है, तब इसको कहते हैं क्या? काइनेटोकोर। तब इसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। कौन सी स्टेज में? एनाफेज स्टेज में। यहां से क्वेश्चन आ जाता है। इस काइनेटोकोर के ऊपर एक डिस्क लाइक, जैसे डीवीडी प्लेयर होता है ना, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पर आकर अपने स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और वो उनको वापस खींचकर ले जाते हैं। तब सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर कहा जाता है। कब? एनाफेज स्टेज में। वैसे इसको सेंट्रोमियर ही कहेंगे, लेकिन एनाफेज स्टेज में इसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ये वाला पार्ट क्या है?
सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में होता है NOR। NOR का मतलब होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। मतलब न्यूक्लियोलस जो होता है ना वो यहीं से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस था ना वो इसी NOR से बनता है। इसके बाहर वाला, इसके वाला जो पार्ट है ना इसको कहते हैं फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये याद रखना। क्रोमोसोम का ये जो अपर पार्ट है ये और ये जो अपर वाला पार्ट है, टर्मिनल वाला पार्ट है, इसको कहते हैं टीलोमियर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट को क्या कहते हैं? टीलोमियर। ये तो बात हो गई किसकी? क्रोमोसोम की। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के मॉडल की। क्रोमोसोम मॉडल बस थोड़ा सा और है, उसके बाद ये अपना खत्म। क्रोमोसोम मॉडल देखो, क्रोमोसोम काय का बना है? DNA का बना है। अलग अलग रिसर्च तो बताती हैं कि DNA इतना बड़ा होता है कि अगर एक प्लांट बॉडी के अंदर या एक एनिमल के अंदर जितना DNA है उसको अगर एक लाइन में लगा दें तो पृथ्वी के 10 चक्कर काट लेगा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर DNA इतना लंबा है उसको अगर एक लाइन में लगा दें तो वो सूरज से आएगा और वापस और आएगा और वापस, ऐसे 2.5 चक्कर लगा लेगा। इतना बड़ा होता है DNA। तो अलग अलग रिसर्च है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये चीज़ तो ठीक है कि DNA बहुत बड़ा होता है। अगर DNA को खोला जाए, उसको एक लाइन में लगाया जाए तो DNA बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा DNA आखिर एक छोटी सी प्लांट बॉडी में आ कैसे जाता है? प्लांट बॉडी में भी ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में DNA भरा है, उस बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल है, सेल के अंदर फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब छोटा सा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर DNA है। तो इतना बड़ा DNA आखिर उसको पैकिंग कैसे की गई? एक छोटे से सेल में, एक छोटे से न्यूक्लियस में उतने बड़े DNA की पैकिंग आखिर हुई कैसे? ये कौन सा मॉडल बताता है? एक मॉडल है यहाँ पर न्यूक्लियोसोम मॉडल। कौन सा मॉडल है आपका? न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया था आपका? एक मिनट, कहाँ गया भाई? इसमें आपको पढ़ना है, एक तो न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे और 2-3 तरह के क्रोमोसोम। ठीक है, देखो तो अपन बात कर रहे थे किसकी? न्यूक्लियोसोम मॉडल की। न्यूक्लियोसोम मॉडल ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। पहली बात, 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है वाइडली एक्सेप्टेड या मोस्ट एक्सेप्टेड, और एक होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मोस्टली एक्सेप्टेड अगर कहीं लिखा हो, कोई थ्योरी है, कोई मॉडल है, उसमें लिखा है मोस्ट एक्सेप्टेड। मोस्ट एक्सेप्टेड का मतलब यह है कि अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया मॉडल। मतलब जैसे कि मान लो सेल मेम्ब्रेन के लिए कोई मॉडल बनाया या किसी स्ट्रक्चर के लिए कोई मॉडल बनाया, कोई थ्योरी दी गई, उसमें लिखा है कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। मतलब उसमें अभी और खोज करने की गुंजाइश है, इन फ्यूचर भविष्य में हो सकता है उससे भी अच्छा कोई मॉडल आ जाए। अब तक का सबसे अच्छा मॉडल वही है, इसलिए वहाँ पर लिखा है मोस्ट एक्सेप्टेड। एक होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब अब उसमें रिसर्च करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब उसमें कोई कसर नहीं बाकी है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब वो परम सत्य है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सूरज पूरब से उगता है, तो इसमें आप क्या रिसर्च करोगे? आपस में कितनी भी रिसर्च कर लो, सूरज पूरब से ही उगेगा। आप सोचो कि नहीं मैं रिसर्च करके कुछ नया खोजूंगा कि नहीं सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा सूरज पूरब से निकलता है, मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक उसी तरह से एक है न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया था कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने। कॉर्नबर्ग और थॉमस ने दिया था, और ये जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, मतलब इस मॉडल में जो बात कही गई है वो परम सत्य है, उसके ऊपर अब आप ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते, रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो एकदम सही बोला है। क्या कहा है इन्होंने बताया, इसी मॉडल ने एक्चुअल में ये समझाया है कि इतना बड़ा DNA एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आता है, एक इतने बड़े DNA की आखिर पैकेजिंग होकर उसने क्रोमोसोम कैसे बनाया। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक, इसमें से H1 को भी हटा दें तो ये जो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन हैं, इसमें से 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल H3 के और 2 मॉलिक्यूल H4 के। टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? 8।
8 मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑक्टामर। 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका? हेक्सामर। 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो टेट्रामर। 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो पेंटामर। 8 मॉलिक्यूल मिल गए तो क्या बनेंगे यहाँ पर? ऑक्टामर। मतलब ये हिस्टोन जो होते हैं, 4 टाइप के हिस्टोन है, सबके 2-2 मॉलिक्यूल, मतलब 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन के मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑक्टामर बनाते हैं। ये क्या बना दिया इन्होंने? ऑक्टामर। इसको बोलते हैं क्या? ऑक्टामर। लिखने की क्या जरूरत है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टामर। इस ऑक्टामर के ऊपर अब डीएनए की क्या होती है? रैपिंग होती है। कितनी रैपिंग होती है? 1.75 टर्न, मतलब 1.25। मतलब यहां से मान लो यहां से स्टार्ट हुई है रैपिंग, तो ये एक चक्कर हो गया, फिर ये दूसरा चक्कर बस यहां तक आएगा। कितना हो गया? अभी 2 नहीं हुए, यहां से फिर ये दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, यहां पर फिर दूसरा ऑक्टामर होगा, ये एक दूसरा ऑक्टामर है। यहाँ पर फिर से ये इसके ऊपर पहली चक्कर हो गया, पहली रैपिंग हो गई, फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर ये चला जाएगा उधर, फिर यहाँ पर कोई तीसरा ऑक्टामर होगा, फिर उस तीसरे ऑक्टामर पर यहाँ से ये शुरू करेगा, एक चक्कर हो गया, ठीक है, और ये दूसरा चक्कर होने से ठीक पहले मतलब 1.25 पर आते ही ये फिर दूसरी जगह चला जाएगा, फिर एक दूसरा और नया ऑक्टामर होगा, उस नए ऑक्टामर पे फिर ये राउंड रैपिंग करेगा, ये एक टर्न हुआ और ये दूसरे टर्न, फिर ये तीसरे ऑक्टामर, ऐसे इसकी फोल्डिंग होती है। समझ गए? फोल्डिंग का तरीका समझ गए? इस तरह से फोल्डिंग होती है, पैकेजिंग होती है डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और 4 प्रकार के हिस्टोन होते हैं, 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्टामर। ये एक जो यूनिट है ना, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये शब्द दिया था ऑडिट ने, ठीक है, कंटेंट में लिखा हुआ, वहां से आप देख लेना। न्यूक्लियोसोम शब्द किसने दिया था? आपका ऑडिट ने दिया था। ये आप कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक। तो यहां पर इस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या है? इस न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन का एक ऑक्टामर है, जिसमें कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन है? H2A, H2B, H3 और H4। हर एक के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। प्लस कितना है? डीएनए है। डीएनए कितना है? 1.75 टर्न, या फिर कह सकते हैं अपन 1/3/4 कॉइलिंग। इतनी कॉइलिंग इसकी होती है। ऑक्टामर के ऊपर डीएनए की कितनी कॉइलिंग होती है, कितने टर्न चक्कर लगाता है? तो 1/3/4 या फिर 1.75 टर्न वो लगा लेता है। समझ में आ गया? अब देखो, ये भी क्या है? आपका न्यूक्लियोसोम है। एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं कि ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम। 2 न्यूक्लियोसोम आपस में किससे जुड़े हुए हैं? इस डीएनए के इस पार्ट से। इसलिए इस डीएनए को कहते हैं लिंकर डीएनए, और इस लिंकर डीएनए को स्टेबिलिटी देता है अपना ये बचा हुआ हिस्टोन प्रोटीन। इसको स्टेबिलिटी कौन देगा? स्टेबिलिटी जो है वो आपकी प्रोवाइड होगी किससे? H1 प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से। जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है उससे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर बनाते हैं एक नया स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड। फिर सोलेनॉइड आपस में मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन से बनेगा क्रोमेटिड, और क्रोमोटेड से बन जाएगा क्रोमोसोम। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? डीएनए से होती है। डीएनए का साइज डायमीटर 2 नैनोमीटर का होता है, 2 नैनोमीटर। डीएनए फोल्ड होकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। डीएनए से क्या बना? न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर क्या होता है? 10 नैनोमीटर। ये आप लोग याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से आता है, 10 नैनोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियोसोम फोल्ड होकर क्या बनाएगा फिर? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का डायमीटर कितना होता है? 30 नैनोमीटर। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पर तो 6 न्यूक्लियोसोम मिले थे तो 60 नैनोमीटर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर कितने होते हैं? 30 नैनोमीटर वाला सोलेनॉइड बनता है। फिर ये सोलेनॉइड आपस में क्या बनाएगा? क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन कितना होता है? 300 नैनोमीटर। फिर क्रोमेटिन से क्या बनेगा? क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड कितना होता है? 700 नैनोमीटर। और फिर क्रोमेटिड से क्या बनेगा आपका? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या होता है आपका? 1400 नैनोमीटर का। आ गया क्लियर? यही है न्यूक्लियोसोम मॉडल। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब 2-4 चीज़ें और देख लो क्रोमोसोम में।
एक पूछ लेते हैं क्रोमोसोम के शेप एंड साइज की अगर हम बात करें तो बड़ा सिंपल सा है। एक टीलोसेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक होता है। जैसे कि मान लो ये रहा क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अगर टॉप पर ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इसको बोलेंगे क्या, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ये रहा क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम के ठीक सेंटर में सेंट्रोमियर है तो इसको बोलते हैं हम क्या, मेटासेंट्रिक। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटासेंट्रिक। ठीक है, और अगर मान लो यहां से टीलोमियर से थोड़ा सा इधर है तो इसको बोलेंगे क्या, एक्रोसेंट्रिक। सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सब मेटासेंट्रिक। और कौन सा टाइप का है भाई बताओ जरा। सॉरी, इसको सब नहीं, इसको वही बोलते हैं जो मैंने पहले बोला था, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, अगर वो टीलोमियर से थोड़ा सा नीचे है। और एक चौथा टाइप का, अगर सेंटर से थोड़ा सा बीच में, सेंटर से पास में है, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर, एक सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पर। अगर मान लो किसी क्रोमोसोम के अंदर टीलोमियर है ही नहीं तो उसको बोलेंगे क्या, एसेंट्रिक। अगर किसी के अंदर मान लो एक क्रोमोसोम है तो उसको बोलेंगे क्या, मोनोसेंट्रिक। एक मिनट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेंट्रिक। जिसके अंदर एक भी सेंट्रोमियर नहीं है उसको एसेंट्रिक, जिसके अंदर एक सेंट्रोमियर है तो मोनोसेंट्रिक, जिसके अंदर अगर दो सेंट्रोमियर है तो उनको बोलेंगे क्या, डाइसेंट्रिक। जिसके अंदर बहुत सारे सेंट्रोमियर है लेकिन वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में दिखाई नहीं देते तो उसको बोलेंगे क्या, पॉलीसेंट्रिक। क्रोमोसोम नंबर पे पूछ लेते हैं, बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल में तो हमको मतलब ही नहीं है। एनिमल में अगर बात करें तो अपना एक एस्कैरिस है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 2, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 2, मैक्सिमम आपका एक ऑलोकैंथा, एक प्रोटोजोआ, उसमें 1600 होते हैं। हम बात करेंगे प्लांट की। प्लांट में अगर कोई पूछ ले, बताओ मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो सकते हैं, मिनिमम क्रोमोसोम नंबर, तो आप एक बात तो हमेशा रखना, मिनिमम क्रोमोसोम नंबर 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। तो एक फंगस है म्यूकर हेमिलिस, इसके अंदर होते हैं 2n = 2। लेकिन अगर प्लांट आपसे कोई पूछ ले, हायर प्लांट्स पूछ ले, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम, तो टेरिडोफाइट्स है। इसका क्या है भाई कंप्यूटर जी, आंसर बताओ जरा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये अपने होते हैं हैप्लोग्लाइसिस, यस, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, इसमें होते हैं 2n = 4। ठीक है, मैक्सिमम नंबर की अगर बात कर ले कोई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो ये होते हैं ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम के अंदर। ये ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम के एक टेरिडोफाइट है, इसके अंदर होते हैं 1262 क्या है, 2n। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, असिस्टेंट सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था व्यापम से 2015 में, उसमें क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस प्लांट में पाए जाते हैं, तो वो है ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम, जिसमें होता है 2n = 1264, 1262। ठीक है, 1262 है, 1264 है, हाँ 1262। ठीक है, तो ये अपना सेल बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसमें खाली सेल डिवीजन रह गया है अपना।